So hello dear students, welcome and welcome back to my channel. My name is Kavya Bhatt and I am a science educator on this amazing platform ProEd, that is Progressive Education, where I build your progress every day. So अगर आप भी 2025 में अपनी साइंस एग्जामिनेशंस में बोर्ड देने वाले हैं एंड यू आर थिंकिंग अबाउट अ क्रैश कोर्स जो आपकी हर चीज़ कवर करा दे, वेदर इट इज़ ईच एंड एवरी कंसेप्ट, वेदर इट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर चीज़ जो है इस पर्टिकुलर सेशन में कवर हो जाएगी. प्लस अगर आप रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो तो वो भी कवर हो जाएगी. और अगर आप टोटली नए हो किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे या किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, तो वो भी आपको 0 से लेके 100% तक मैं सिखा दूंगी. ठीक है. सो कल बच्चों हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चुका है, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बच्चों बनते रहते हैं. आई वुड रेकमेंड यू कि अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिएगा. ओके. सो आज जो है हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जिससे फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस मतलब फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब ये होता है बच्चों कि ये फिक्स होता है कि इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा. ठीक है. सो ये जो चैप्टर है एक तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर, प्लस इससे जो है जो कंसेप्ट्स हैं वो एक ही जैसे हैं और बहुत ईजी कंसेप्ट्स हैं. एक कोई बहुत ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे न्यूरॉन का डायग्राम याद नहीं रह रहा होगा या ब्रेन का डायग्राम याद नहीं रह रहा होगा. ठीक है. बहुत आसान चैप्टर है एज कम्पेयर टू योर लाइफ प्रोसेसेस. ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये बहुत आसान है. सो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जिस तरीके से मैं पूरा फ्लो बनाती हूँ चैप्टर का, लेट मी सेट अ फ्लो फॉर यू. सो सबसे पहले ना हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जैसे आपकी एनसीईआरटी हमें कहती है बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे कि ये चैप्टर बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं. ठीक है. एक्चुअली में हम डिसीजन कैसे लेते हैं ब्रेन से. एक्चुअली में हमें ये जो सारी जो सिस्टम्स हमारे अंदर चल रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह, सारी सिस्टम ये कोऑर्डिनेटेड क्यों हैं, इन सबके सवाल के जवाब आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिल जाएंगे. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स फर्स्ट डिकोड द चैप्टर्स नेम एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं. सो बेसिकली ये चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. किस तरीके से आपकी बॉडी में हो रही हर एक हलचल एकदम कंट्रोल्ड है और कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करती है. ठीक है. आपके हर एक ऑर्गन्स, एज यू नो कि दैट यू आर अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो आप जो भी चीज़ करते हो वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होना ज़रूरी है. आप यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नहीं हो जिसकी रेस्पिरेशन सिर्फ आपके जनरल बॉडी सरफेस से हो जाए. आप कोई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नहीं हो जिसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. नो, योर बॉडी बच्चों हैज़ मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज. आपके अंदर बहुत सारे काम जो है वो एक साथ चल रहे होते हैं. आप रिस्पायर कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप डाइजेस्ट कर रहे हो, एट द सेम टाइम उस डाइजेस्टेड फूड और रेस्पायर्ड ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बना रहे हो. ठीक है. प्लस और भी बहुत सारी कोऑर्डिनेटेड चीज़ें हैं जो टाइम बाय टाइम हमारी बॉडी में चलती रहती है. सो अब जिस तरीके से हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से आपकी बॉडी भी आपके इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल में रखती है. ठीक है. सो बेसिकली देखो, कंट्रोल तो हर चीज़ में ज़रूरी होता है. हमेशा भगवान ने एक लाइन बनाई होती है जिससे ज़्यादा या जिससे कम करने पे इंसान को तकलीफ हो सकती है. तो इस लाइन को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से हमारा जो न्यूरल सिस्टम है प्लस हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है किस तरीके से कोऑर्डिनेटेडली वर्क करता है, ये हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. प्लस हमारे पास तो दिमाग है, मेरे पास तो है, तुम्हारा पता नहीं. तो मेरे पास तो दिमाग है, ठीक है, प्लांट के पास तो दिमाग नहीं है. तो किस तरीके से वो अपना सारा फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, ये चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. प्लस लेट्स गेट टू दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है. अब आपका एग्जैक्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. अब तक मैंने सिर्फ नाम को डिकोड किया है. सो अब हम लोग इंट्रोडक्शन पे जाते हैं चैप्टर के. ठीक है. सबसे पहले ऐसा समझो बच्चों कि स्टिम्युलस क्या होता है. स्टिम्युलस ये होता है कि आपके एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंज जो आपकी एक्टिविटी को ऑल्टर कर दे उसे हम लोग स्टिम्युलस कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के प्रेशर से पढ़ाई करना, तो एग्जाम जो है वो स्टिम्युलस है. उससे प्रेशर आना आपकी बॉडी की एक्टिविटी है और पढ़ाई करना आपका प्रोग्रेस है. ठीक है. प्रोग्रेस है मतलब कि आप जो है उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप उस जो आपकी जो स्टिम्युलाई है उसके प्रति आप रिस्पॉन्ड शो कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैट को कोई चूहा दिख गया तो वो उसके पीछे दौड़ेगी. ठीक है. दौड़ेगी क्यों? उस चूहे को खा जाने के लिए. डेफिनेटली. वाई? बिकॉज उसे भूख लगी है. ठीक है. देखो ये सिली बातें लग सकती है बट एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया है तो ये क्लैरिफाई करना मेरे लिए ज़रूरी है. ठीक है. सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये जो एक्शन है आपका वो आपका स्टिम्युलस है. कोई भी चीज़ किसी ना किसी कारण से होती है, अकारण कोई चीज़ नहीं होती. ठीक है.
Maybe you don't know it or you know it, but you are always reacting to certain situations in your life. You are always acting upon the particular stimuli that is going in your life. तो यही ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि सबसे पहले तो स्टिमुलस क्या होता है. कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल चीज जो आपको मूवमेंट या फिर कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर करे बच्चों, उसे आप लोग स्टिमुलस कहते हो. ठीक है. इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ये वो कैट और यहाँ पे कहीं पे तो है, यहाँ पे ना कहीं पे एक कैट वाला और एक बफेलो वाला भी एग्जाम्पल है जो आपको ये बता देता है कि स्टिमुलाई क्या है और उसके प्रति हम रिएक्ट कैसे करते हैं. बट जितना स्टिमुलस के बारे में समझना चाहिए था उतना मैंने समझा दिया, उतना ही काफ़ी है. यू आर ग्रोन अप टू नो दिस कि स्टिमुलस की डेफिनेशन आए तो क्या लिखना है. ये लिख देना कि you know any environmental change that causes the organism to react towards it is known as stimulus. ठीक है. एग्जाम्पल में ये कैट और ये माउस वाला दे सकते हो या कोई भी जनरल लाइफ से दे सकते हो. ओके, स्टिमुलस के बारे में बहुत बात कर ली. अब एक इंपॉर्टेंट टर्म सीखो, एडाप्टेशन. एडाप्टेशन क्या होता है, मैंने लाइफ प्रोसेसेस में भी बात की थी बच्चों कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने हैबिटेट और अपनी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर काम करता है. ठीक है. मतलब मेरे पास अगर 2 हाथ 2 पैर अगर है तो मैं पैरों से चलती हूँ, हाथों से खाना खाती हूँ. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के पास वैसा कुछ भी नहीं है, तो वो जो है जनरल बॉडी सरफेस से ही मूवमेंट करता है. सिमिलरली आपकी बॉडी में न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है. ये दोनों कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं. जबकि प्लांट की बॉडी में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्रेन ओनली एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है. तो चलो अब जो है हम अपनी न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. डिपेंड्स ऑन द इवेंट ट्रिगरिंग. क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स अपॉन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट. जो चीज़ उसे करने के लिए मजबूर कर रही है दैट इज स्टिमुलस, एंड उसके रिस्पॉन्स में आप काम करते हो. ठीक है. इसको ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है. क्यों कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ऐसा समझो कि मेरे सामने ना एक शेर आके खड़ा हो गया. ठीक है. तो अब वो शेर मेरी स्टिमुलाई हो गया, उसको देख के मेरी बॉडी जो रिएक्शन देगी वो मेरा हो गया रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दैट स्टिमुलाई. अब इस रिस्पॉन्स को क्यों कंट्रोल करने की जरूरत है. अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा कि मैं शेर के उल्टी डायरेक्शन के बाजू में दौड़ने के बजाय शेर की डायरेक्शन में दौड़ने लग जाऊंगी. इसलिए कंट्रोल की जरूरत है. कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए कि भाई जब मैं भाग रही हूँ मुझे ना ज्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, मेरे मसल्स को ज्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा उसे, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा. ब्रीदिंग रेट जैसे ही बढ़ी मेरी हार्ट रेट बढ़ जाएगी. हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा जो ब्लड है मेरे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा. तो दैट्स व्हाई अवर ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड प्लस ऑर्गन सिस्टम्स जो अलग अलग आपकी है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, जो अलग अलग सारी सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करती है ताकि एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के ऊपर आप करेक्ट रिस्पॉन्स दे सको. सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, इसे आप पढ़ लीजिएगा. ओके. अब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम. तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि एक तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है बच्चों और एक तो नर्वस सिस्टम होता है. ये नर्वस सिस्टम सिर्फ वही बच्चा पढ़ेगा जिसको लगता है कि उसमें दिमाग है. जिसको नहीं लगता कि उनमें दिमाग है वो लोग क्या करेंगे, वीडियो तो छोड़ के नहीं जाओगे, खुद को एक झापट मार लो ताकि जो आपके न्यूरॉन्स है ना वो सड़ ना जाए. ठीक है. हैव यू एवर थॉट ऑफ डोनेटिंग योर ऑर्गन्स बिफोर बीइंग डेड. ऐसा होता है कि कोई भी इंसान मरने से पहले ना अपने ऑर्गन्स जो है डोनेट करके जा सकता है. हैव यू एवर थिंक अबाउट इट कि आपका ब्रेन लेगा कौन. अनयूज्ड चीज कोई नहीं लेता, उसको थोड़ा सा यूज करने की जरूरत पड़ती है. ऐसी हालत में हो ना तुम, एकदम अटके पड़े हो कि आपका दिमाग जो है खुद आपको छोड़ के जाना चाहता है, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए. इतना आलस भर रखा है अपने अंदर, इतनी नेगेटिविटी भर रखी है, इतनी डिप्रेशन, इतने स्ट्रेस भर रखा है. थोड़ा अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर आओ, जिंदगी को जी लो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ठीक है. और अपने दिमाग को फंक्शनिंग कराओ. कैसे कराओगे, इस वीडियो में पूरा ध्यान रख के. इधर उधर की बातें छोड़ दो, अपनी महबूबा को ताड़ना छोड़ दो मिरर के बाहर, अरे विंडो के बाहर. चुपचाप यहाँ पे ध्यान दो और कहीं भी जाना नहीं, एंड तक वीडियो को देखना. ठीक है. नाउ सबसे पहले न्यूरॉन का डायग्राम समझते हैं बच्चों. ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको आप लोग डेंड्राइट कहते हो. क्या कहते हो, डेंड्राइट. डेंड्राइट. ठीक है. आपको क्या कर सकते हैं बच्चों, वो लोग क्या करेंगे कि ये न्यूरॉन का डायग्राम दे देंगे, ABCD करके पूछ लेंगे और बोलेंगे कि ये कौन सा पार्ट है या ये कौन सा पार्ट है. इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं. तो इस डायग्राम को मेरे साथ अच्छे से पढ़ लो. ओके. ओके मैम, आप जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा या करूंगी. ओके.
बिफोर वी मूव ऑन, एक छोटी सी चीज़ मुझे करनी है, मैं कर देती हूँ इससे पहले कि मैं पूरा डायग्राम भर दूँ, क्योंकि मुझे इस डायग्राम की आगे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। सिंस आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम इम्पल्स जनरेशन होती कैसे हमारे बॉडी में, ठीक है। सो सबसे पहले डायग्राम को हम लोग लर्न कर लेते हैं। ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज़ योर डेंड्राइट। बीच में जो है दिस इज योर न्यूक्लियस। ये जो है लॉन्गेस्ट डेंड्राइट इज एक्सॉन। ये आपका बच्चों एक्सॉन टर्मिनल है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डॉट 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 आपकी माइलिन शीट के अंदर, मैंने यूं ही नहीं बनाया है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, श्वान सेल्स होते हैं। हाँ, आपको ये लर्न करना है, श्वान सेल्स होते हैं, क्योंकि ये एक एमसीक्यू में पूछा गया था, पीवाईक्यू में, कौन से सेल्स होते हैं जो माइलिन शीट को रिलीज करते हैं। तो श्वान सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं माइलिन मायेलिन मायेलिन शीट को। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना। ओके, सो अब हम लोग ना बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट, लेट अस लर्न आपका इम्पल्स जनरेशन। एक सेकेंड दे दो मुझे, आपको मैं दो तरीके के इम्पल्स जनरेशन सिखाऊंगी। फर्स्ट इम्पल्स जनरेशन इज इलेक्ट्रिकल एंड सेकेंड इम्पल्स जनरेशन इज योर केमिकल, ठीक है। और दोनों में फर्क होता है, और दोनों आपके एनसीईआरटी में ना ऐसे डायग्रामेटिकली नहीं दिया है बच्चों, लेकिन आपको ना ये जरूर बता रखा है कि ये चीजें होती हैं और कैसे होती हैं। सो हम क्या करेंगे ना कि हम हर एक चीज को डायग्रामेटिकली ही डिकोड करेंगे। डायग्राम से समझना बहुत आसान होता है। मैं आपको दोनों तरीके के इम्पल्स बताऊंगी। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू यू कौन सा इम्पल्स जनरेशन ज्यादा होना चाहिए बॉडी में, और या फिर कौन सा टाइप ऑफ इम्पल्स जनरेशन जो है आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर केमिकल इम्पल्स। सो या वी आर गुड टू गो नाउ। मुझे पता है आपको लगता है कि मैंने फर्स्ट वाले में एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के ऊपर चढ़ा दिया है, थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ओके, चलो इम्पल्स जनरेशन स्टार्ट करते हैं। सो ये फर्स्ट पार्ट है, ये है आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हाँ, अलग अलग तरीके के इम्पल्स होते हैं, इसीलिए बोला था रिवीजन करना है, फिर भी कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे, भरोसा रखो मुझ पे। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये जो सेकंड पार्ट है ये है आपका केमिकल। कुछ बच्चों को जब इम्पल्स का मतलब अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, इम्पल्स इज जस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारी बॉडी में ना न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेटेड करके आपको थिंकिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारा अलग से टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू। तो इम्पल्स जनरेट कैसे करते हैं, मतलब हमारे न्यूरॉन्स जो है वो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं, और ब्रेन से वापस उस जगह पे जहाँ पे जो चेंज या फिर स्टिमुलाई फील हुई है वो कैसे होता है, ये दो अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो ये मेरा न्यूरॉन 1 है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या होगा ना कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई स्टिमुलाई आई, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी स्किन है, मेरे 5 सेंस ऑर्गन में से एक मेरी स्किन होती है, यहाँ पे मैंने पिंच किया। अब यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। पिंच करना या फिर पेन होना उन न्यूरॉन के लिए एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा। इसको मिले इन्फॉर्मेशन, तो इसके डेंड्राइट से अब इसने सेल बॉडी में पास किया, सेल बॉडी से इसने एक्सॉन में पास किया। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है ना बच्चों, तो वो इस तरीके से जाता है, एकदम कूद कूद के। यस, अगर ये आपको नहीं पता था और आपको आज ही पता चल रहा है तो हिट द लाइक बटन राइट नाउ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस तरीके से माइलिन शीट के बीच में जो जगह होती है वहां से कूद कूद के जाता है। यहाँ चला गया, यहाँ देखो ये जो बीच का गैप है, दो न्यूरॉन्स, दो कॉन्जिक्यूटिव न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम लोग साइनैप्स कहते हैं। रिमेंबर माय वर्ड्स, गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स, ठीक है। इसका जो साइनैप्स होता है वो कम होता है, जिससे क्या होता है कि ये जो दो न्यूरॉन भले ही हैं लेकिन ये काम करते हैं एक ही वायर की तरह। सो एक ही वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो तुरंत फास्ट पास हो जाती है, जल्दी पास हो जाती है, ठीक है। गैप कम है, डायरेक्टली ये जो इम्पल्स है दूसरे न्यूरॉन में चली गई। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स क्यों नहीं बनाए मैम आपने, क्योंकि वो केमिकल इम्पल्स में होते हैं। अगर आपको ये बात पता ही नहीं थी आज तक तो लाइक बटन जरूर दबा देना मेरे लिए, ठीक है। सो अब ये देखो, ये जो इम्पल्स आई इसके लिए अब ये स्टिमुलाई बन गई, अब ये वापस आगे ट्रांसफर होगी, वापस ऐसे कूद कूद के जाएगी। दिस इज योर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। अब ये यहाँ से बाहर चली जाएगी टू नेक्स्ट न्यूरॉन।
यहाँ पे जो एक्सॉन एंडिंग पे जो चेंजेस आते हैं ना, वो नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए एक स्टिमुलस की तरह काम करते हैं। ओके, सो दिस इज योर न्यूरॉन 1, दिस इज योर न्यूरॉन 2। अब पढ़ते हैं बच्चों हम लोग केमिकल इम्पल्स को। ओके, सो केमिकल इम्पल्स क्या होता है बच्चों, कि अब ये जो है ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये आपका न्यूरॉन 1 है, ये आपका न्यूरॉन 2 है। अब क्या होगा कि मान लो कि अब मैंने यहाँ पे पिंच किया ना, तो अब मेरी ज्यादा जोर से कर दिया, अब मैंने मान लो यहाँ पे पिंच किया ना, तो यहाँ पे जो पेन मुझे फील हुआ, ऐसा समझ लो कि वो केमिकली हुआ। यहाँ पे कैसे कि इलेक्ट्रिकली हो रहा था, यहाँ पे ऐसे समझ लो कि कुछ केमिकल्स रिलीज हुए मेरी बॉडी में, जिन्होंने ये बताया कि इस पर्टिकुलर साइट पे पेन हो रहा है। तो अब वो जो मेरा पेन है वो अगेन स्टिमुलस की तरह काम करेगा। ये जो है ये अंदर जाएंगे डेंड्राइट के थ्रू, सेल बॉडी में जाएंगे, एक्सॉन से पास होंगे, और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल पे अब ध्यान से देखो कि ये इन दोनों जो न्यूरॉन के बीच की जो जगह है, यानी कि जो साइनेप्स है, यानी कि जो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स है, वो यहाँ पे हाई है, हाई या फिर ज्यादा है। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ना बच्चों, जब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो केमिकल्स के फॉर्म में रिलीज होती है, लिख भी देती हूं मैं, इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू नेक्स्ट न्यूरॉन in form of chemicals, in form of chemicals। आई नो थोड़ी सी आपको हैंड राइटिंग छोटी लग सकती है, बट इस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिटर्स, यही न्यूरो ट्रांसमिटर्स नेक्स्ट जो आपका जो न्यूरॉन है उसके लिए एज ए स्टिमुलाई काम करेंगे, और फिर ये अगेन आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, जाएंगे 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 एक्सॉन टर्मिनल पे जाके ये अगेन न्यूरो ट्रांसमिटर जो है नेक्स्ट आपकी जो न्यूरॉन है उसके लिए एक स्टिमुलाई का काम करेंगे। सो ये हो गई बच्चों आपकी इम्पल्स जनरेशन। अब ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो न्यूरॉन है हमारी एक पर्टिकुलर मसल से अटैच्ड होता है। ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, ये है आपका एक्सॉन, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है बच्चों। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये आपका एक्सॉन हो गया। ये जो है ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, ये आपका ना एक मसल फाइबर है, और जिस एरिया पे मेरा न्यूरॉन एक मसल फाइबर से अटैच्ड है वो मेरा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है। जंक्शन यानी कि गैप, वो बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये जो बच्चों ये ग्रे कलर से दिख रहे हैं ना, ये आपको ये न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं। ये न्यूरो ट्रांसमिटर्स अब आगे चले जाएंगे आपके मसल्स में। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन को मसल को बोलना है, जैसे मैं ये हाथ ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो अब मेरा ब्रेन जो है सिग्नल कर रहा है मेरे मसल को, हाथ के मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। तो ये जो है न्यूरो ट्रांसमिटर्स मैसेजेस मेरे चले जाएंगे मसल्स के पास, न्यूरो ट्रांसमिटर के फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ न्यूरो ट्रांसमिटर को पहुंचाने के लिए एटीपी का इस्तेमाल होता है। सो इट वॉज ऑल योर इम्पल्स जनरेशन। फिर भी एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक बार फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे जनरेट होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपकी कैसे जनरेट होती है बच्चों। सबसे पहले न्यूरॉन 1 से आपका ये जाएगा डेंड्राइट, उसके बाद सेल बॉडी, उसके बाद आपका एक्सॉन, एक्सॉन के एक्चुअली बाहर से जाता है बट लिखते आप एक्सॉन ही हो, फिर है एक्सॉन टर्मिनल, फिर ये जाएगा आपके नेक्स्ट न्यूरॉन में दैट इज N2, और N2 से फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, N3 जाएगी, N4, मतलब न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, न्यूरॉन 3, न्यूरॉन 4। और अगर केमिकल इम्पल्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये क्या होगा, न्यूरॉन 1 उसके लिए स्टिमुलस एक केमिकल था, ठीक है, वापस से डेंड्राइट, उसके बाद सेल बॉडी में जाएगा, एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा, अब ये जो है साइनेप्स में जाएगा, ठीक है। साइनेप्स में जाने के बाद ये जाएगा न्यूरॉन, मतलब न्यूरो ट्रांसमिटर के फॉर्म में ये चला जाएगा न्यूरॉन 2 में, फिर आपकी साइकिल अगेन रिपीट होगी। अब जो है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो है बताना चाहती हूँ बच्चों, आपको क्या लगता है कि मैं केमिकली हर एक न्यूरॉन में अगर मैं केमिकली इंफॉर्मेशन को पास करूं और इलेक्ट्रिकली इम्पल्स को पास करूं, उन दोनों में से कौन सी फास्ट होगी। ऑलवेज याद रखना कि आपकी जो
आपकी ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है इट इज फास्टर, ठीक है, और केमिकल इम्पल्स होती है ये स्लोअर होती है। क्यों ऐसा होता है बच्चों? क्योंकि केमिकल मान लो यहाँ पे रिलीज हुआ, अब वो हर एक न्यूरॉन में केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, फिर एक एक करके आगे जा रहे हैं, मेरी ब्रेन तक पहुंचेंगे, मेरा ब्रेन जो है उसे प्रोसेस करेगा, फिर धीरे धीरे जो है केमिकल के फॉर्म में वापस उस जगह पे जाएगी मेरी जो ये है मतलब इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कंपैरेटिवली फास्टर होती है एज कंपेयर टू आपका केमिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में एक और बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि साइनेप्स जो होता है वो गैप जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू केमिकल इम्पल्स। सो इतना आपको जानने की जरूरत थी, ठीक है। एक बार ये पढ़ लो। नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ सेल्स और न्यूरॉन्स। वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं एक के पीछे एक, वो मैंने आपको इम्पल्स जनरेशन में सिखा दिया। स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। अब ऐसा समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है सडन रिएक्शन टू एनीथिंग, सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट। अब ऐसा समझो कि अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, ठीक है, जहां पे मुझे तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है, तो कितना समय लगेगा एक इम्पल्स जनरेशन में। मैंने आपको जैसे कि बताया मेरे न्यूरॉन्स जा रहे हैं ब्रेन तक, ब्रेन जो है उसे प्रोसेस कर रहा है। अब प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे जो न्यूरॉन्स है उसमें वापस पहुंचा रहा है। बहुत समय लगेगा यार इसमें तो। एक सेकंड का समय भी ना जब डिसीजन लेना होता है कोई इंपॉर्टेंट तो बहुत बड़ा समय माना जाता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई और मैकेनिज्म हो बॉडी में जहां तुरंत जो अगर सडन किसी चीज को मुझे रिएक्ट बैक करना है तो वो तुरंत हो पाए। ये जो है एक तो विदाउट थिंकिंग हो जानी चाहिए, मतलब तुरंत ही हो जानी चाहिए, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो ऐसा तो चल जाता है, ठीक है। वेयर वी आर कॉरेस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंजेस इन एनवायरमेंट। ये पूछा है सवाल कि ये किस तरीके से होता है। ये चीज़ जो मैंने आपको बता दी कि थिंकिंग जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है तो वो बहुत टाइम टेकिंग होती है। एक सेकेंड का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो सकता है इम्पल्स जनरेशन में अगर मुझे सडन एक्शन को दिखाना है। The thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons। किस तरीके से अरेंज होते हैं मैंने बता दिया। क्या होता है कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट्स इन फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इज थिंकिंग रिस्पॉन्डिंग टू देम। सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हर जगह से न्यूरॉन्स जो है आपके ब्रेन में जाते हैं, वो थिंक बैक करता है और उसे वापस इम्पल्स को पहुंचाता है। In order to receive these signals, this thinking part of the brain is in the skull must be connected to nerves coming from various part of body। ये भी बच्चों पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए लिख दिया so that आपका जो है कुछ भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन रह ना जाए, ठीक है। मुझे ऐसा लगा था कि मैं पढ़ा दूंगी लेकिन मैंने बता ही दिया ये सब कुछ, तो पढ़ाने की अब जरूरत नहीं है। If this part of brain is instruct muscles to move, nerves must carry signal back to the different parts of body। ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स में ना ये सारी लाइंस हटा ही दूंगी। मुझे ऐसा लगा था, अगेन आई एम टेलिंग, मुझे लगा था सिर्फ पढ़ा दूंगी और डायग्राम से समझा दूंगी, बट डायग्राम से आई गेस मैंने अच्छे से समझा दिया है। ये थोड़ा सा डिले नहीं हो जाएगा अगर हम लोग किसी गर्म चीज को छू ले तो। सॉरी, वो मैंने लाइन पढ़ी ना तो मैंने समझा दी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं लाइन पढ़ती हूँ, बच्चों को समझा देती हूँ, बच्चे ये क्या बोल रही है मैम। यहाँ से सब कुछ पढ़ना है, इस पूरे पैराग्राफ को ही अगर आप छोड़ो तो चल जाएगा, ठीक है। ओके। If the nerves that detect heat were to be connected to nerves that move muscles in simpler way, the process of detecting signal or input in responding it by output action completely quickly। अगर ऐसा समझ लो कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होता जिसमें हम लोग क्विकली किसी स्टिमुलस को रिप्लाई कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। इसी चीज़ को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। Nerves from all over the body meet in bundle of spinal cord on their way to brain। यहाँ पे ऐसे कहते हैं ना छोटा दिमाग होता है, आपका तो वैसे पूरा दिमाग ही छोटा होगा, लेकिन जिसका जो है मेरे जैसा बड़ा दिमाग है, देखो मेरा तो 4 हेड भी बड़ा है, मतलब मेरा तो 4 ब्रेन भी बड़ा है, आई एम सो स्मार्ट, ठीक है। उन बच्चों का जिनका दिमाग ही छोटा रह गया, छोटे दिमाग के बारे में उनको मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ऐसे समझ लो गर्दन के ऊपर का हिस्सा, I don't know whether you are able to see this or not। ये गर्दन है ना आपकी, जो दिमाग आपका जो स्कल बेसिकली जुड़ रहा है और नीचे आपका एक वर्टिब्रल कॉलम आपको दिख रहा है, वो वाला हिस्सा जो है वहां पे आपके बॉडी की पूरी नर्व्स जो है आके मिलती है। इससे क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड में फॉर्म होता है, लेकिन
ब्रेन जो है उसको इन्फॉर्मेशन तो जाती ही जाती है। थ्रू इन्फॉर्मेशन ऑल्सो रीचेस टू ब्रेन, यही मैंने आपको बता दिया। छोटा दिमाग होता है यहाँ पे आपका, और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके पार्ट में आपकी सारी नर्व्स आके मिलती है। क्या फायदा होता है इसमें कि ब्रेन तक जो है पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि एक राजा होता है और उसका एक मंत्री होता है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है और राजा जो है थोड़ा सा आपको लगता है डिले करेगा कोई फंक्शन करने के लिए, कोई मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो आप क्या करोगे, मंत्री के पास जाओगे और मंत्री जो है राजा तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा कि मैंने ये प्रॉब्लम थी, उसका ये सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। सो ये बिल्कुल वैसा वाला पार्ट है। जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है वो जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन ब्रेन तक इस चीज की इन्फॉर्मेशन तो जाती ही जाती है। Reflex arc have evolved in animals because thinking process in brain is not fast enough. एक सेकेंड में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। Many animals have very little non-complex neuron network needed for thinking. जो बहुत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उन पे उनके दिमाग इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब दिमाग तो होता है लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। So it is like quite likely that reflex arc have evolved as efficient way of functioning in absence with true थॉट प्रोसेसेस। रिफ्लेक्स आर्क हमको तब थॉट प्रोसेस करने में मदद करता है जब मुझे तुरंत किसी चीज का एक्शन लेना है। रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट रिस्पॉन्सेस, इसीलिए इवोल्यूशन में ये जो है चला नहीं गया। ओके, अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपका प्यारा सा रिफ्लेक्स आर्क। आपका तो क्या ही मतलब एनसीईआरटी का प्यारा रिफ्लेक्स आर्क। ये मान लो आपके बॉडी में कोई स्टिम्युलस आई। स्टिम्युलस क्या होता है मैम? अब मैं समझ गया हूँ स्टिम्युलस क्या होता है, मैंने अच्छे से सुन लिया आपकी बात कि कोई भी ऐसा एक्सटर्नल चेंज जो मेरी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। गरम गरम मेरे हाथ पे ये चीज़ छू गई, अब क्या होगा देखो ध्यान से, हीट या फिर पेन जो है स्किन को टच कर गई। इफेक्टर मसल इन आर्म, वो जो है जहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मान लो ये जो नहीं, इफेक्टर मसल नहीं, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया मैंने। वो मसल जिसमें ना सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आपके सेंस ऑर्गन से एक तो अटैच्ड होते हैं और कोई भी चेंज को वो लोग देख पाते हैं, मतलब फील कर पाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन गई 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 गई, कहाँ तक गई? आपके स्पाइनल कॉर्ड तक गई, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में वापस ये जो है ये है रिले न्यूरॉन, ठीक है। और वहां से ये जाएगी मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जाएगा आपके इफेक्टर मसल आर्म में, और वहां पे ये जो है आपको बोलेगा कि हाथ हटा ले भाई, जल जाएगा तू, ठीक है। अगर मैं आपको इसको फ्लो चार्ट में समझाऊं तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन के पास होती है चीजें, सेंसरी न्यूरॉन, वहां से ये जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर वहां पे ये होते हैं आपके रिले न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन से ये मोटर न्यूरॉन में जाती है, मोटर न्यूरॉन से ये आपके जाती है इफेक्टर मसल में, जो कि आपको इफेक्ट कराएगा, मतलब वापस हाथ ले लेने के लिए इफेक्टर मसल के पास। यहां से जो है देखो लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि मसल तक तो मतलब ब्रेन तक तो जो है आपकी इंफॉर्मेशन जाती ही जाती है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, ठीक है। Thinking involves more complex mechanisms and neural connections. These are concentrated in brain. जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें जितनी नर्व्स है वो सफिशिएंट नहीं है उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को करने के लिए, इसीलिए सारा जो मेजर थिंकिंग का हिस्सा है वो जाता है आपके ब्रेन में। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब होता है बच्चों, कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल यानी डेफिनेटली एक तो जिनका मेन काम होता है वो लोग, ठीक है, और जो सेंटर में पाए जाते हैं आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है जो आजू बाजू के न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। ओके, ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। आप जो है दो तरीके के एक्शन शो कर सकते हो, वॉलेंटरी एक्शन शो कर सकते हो, इनवॉलेंटरी शो कर सकते हो। अगर कोई एक्शन विलिंगली किया जाए तो वो वॉलेंटरी है, अगर अनविलिंगली किया जाए खुद से हो रहा है तो वो इनवॉलेंटरी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसका राइटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, क्लैपिंग, और इनवॉलेंटरी का है हार्ट बीट होना, डाइजेशन होना, ये सब आपका इनवॉलेंटरी एक्शंस है। नर्वस सिस्टम, हाँ नर्वस ही लिखा है, दो तरीके के होते हैं आपके सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसमें होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व्स, इसको ना क्रेनियम बोलते हैं।
सॉरी, मैं ऐसे सोच रही थी कि ऐसे हिलाऊंगी तो बच्चों देख पाएंगे, लेकिन ये जो आपका क्रेनियम है, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है दैट इज योर क्रेनियम। स्कल आपका पूरा माउथ कवर कर देता है। क्रेनियल चीजें वो होती हैं जो सब दिमाग से जुड़ी होती हैं। सो क्रेनियल नर्व्स हो गए अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, कितनी मेहनत करी है यार मैंने, हर एक चीज को लिख के लाई हूँ आपके लिए। एक लाइक का बटन नहीं दबा सकते आप मेरे लिए? सब्सक्राइब नहीं कर सकते चैनल को आपकी भलाई के लिए, सो दैट आई कैन गिव यू गुड गुड नोट्स लाइक दिस एवरी डे? ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग नए हो, और लाइक कर देना इस सेशन को अगर आपको मेरे इनपुट्स दिख रहे हैं। ठीक है, all the actions are facilitated by complex design and different part of brain responsible integrating different inputs of brain। अब ध्यान से समझना मेरी एक बात को, हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके का एक ऑर्गन है जो कि मेमोरीज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, लाइफ में आप कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। आपने ये चीज सुनी है कहीं? एक्सपीरियंस इसीलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि एक बार आपके ब्रेन ने उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया, दूसरी बार जब सेम सिचुएशन आएगी आपके दिमाग को पता चलेगा कि किस तरीके से रिएक्ट करना है। ठीक है, तो जब एक डिसीजन होता है वो किस तरीके से लिया जाता है, सबसे पहले डिसीजन के लिए हम ये देखते हैं कि स्टिमुलस किस तरीके का है। जैसे अगर हॉट पैन, चलो ठीक है हॉट पैन को जाने दो, बहुत पुराना हो गया, शेर के ऊपर आते हैं। शेर मैंने देख लिया, अब मैं जो है देख रही हूँ कि जो पर्टिकुलर स्टिमुलस है ये मेरे फायदे में है या फिर नुकसान के लिए। ये पहली चीज ये हो गई कि मैं इंटरप्रीट कर रही हूँ मेरा स्टिमुलस कैसा है। दूसरी चीज, एक नया मेरे अंदर जो है एक्सपीरियंस स्टोर हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज को देखने का, प्लस जो पुरानी मेमोरी ऑलरेडी मेरे अंदर स्टोर थी, मेरे ब्रेन को पता है कि ये जो शेर है मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मुझे खा जाएगा। इन तीनों चीजों को मिला के एक डिसीजन लिया जाता है। आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये फ्रंटल इसको बोलते हैं, इसको टेम्पोरल, चलो जाने दो, ज्यादा नहीं कराती। ब्रेन कैसे समझ लो, 2 हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर के बहुत सारे टुकड़े होते हैं। हर एक ब्रेन का हर एक पार्ट अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, चलो पहले हम लोग ब्रेन को डिवाइड कर देते हैं। आपके लेवल पे सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आगे जाके ये तीनों चीजें भी बहुत सारी चीजों में डिवाइड होती हैं। बट ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूरो साइंस इज ग्रोइंग साइंस राइट नाउ, एंड न्यूरोलॉजिस्ट की इंडिया में बहुत कमी है। तो अगर डॉक्टर वॉक्टर बन जाओ तो न्यूरो सर्जन जरूर बन जाना। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस 40-50 साल तक आप पढ़ते रहोगे। ठीक है, जब हर कोई अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होगा आप तब भी पढ़ रहे होंगे, जब सबकी शादी हो जाएगी तब भी आप पढ़ रहे होंगे, जब उनके बच्चे हो जाएंगे उनकी भी शादी हो जाएगी तभी भी आप पढ़ ही रहे होंगे। बस इतना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। न्यूरल साइंस बस इतनी ही कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा नहीं है। ब्रेन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मैम हमारा तो तीनों ही नहीं चलता, हमारे तो तीनों में से कोई भी ब्रेन काम ही नहीं करते। हमको तो आज तक ये बात पता ही नहीं थी कि 3 पार्ट भी होते हैं ब्रेन में। मैं तो अब तक ये सोचता था कि मेरा राइट ब्रेन काम कर रहा है या लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है। मैं तो मैम ऐसा सोचता था मेरा लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है। अब मुझे पता चला अच्छा 3 पार्ट भी होते हैं। साइंस ले ले बेटा, तुझे बायोलॉजी में ये भी पता चल जाएगा इन तीनों पार्ट के भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ओके, चलो आते हैं फोर ब्रेन में। मेन थिंकिंग पार्ट है आपके ब्रेन का जो फोर ब्रेन, यानी आगे वाला हिस्सा। मेरा तो वैसे ही बहुत बड़ा है। ठीक है, फोर ब्रेन, एंड आई गेस आई थिंक अ लॉट एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी स्मार्ट। खुद की तारीफ बहुत होगी मैम, पढ़ा लो अब। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है। यहाँ पे जो मेजर थिंकिंग होती है आपकी, एक तो डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है। डिसीजन लेना वो भी आपके फोर ब्रेन से होता है। आपकी बहुत सारी, आपका जो इंटेलिजेंस है ना बच्चों, हम कहते हैं ना किसी में दिमाग कम है किसी में दिमाग ज़्यादा है, हम ऐसा बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस किसकी कितनी ज़्यादा है किसकी कितनी कम है। तो ये भी आपका फोर ब्रेन डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसके जो आपके सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द रिसेप्टर्स, आपके बहुत सारे रिसेप्टर्स के जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। ठीक है, डिसीजन कैसे बनता है आपका मैंने बता ही दिया, एक बार पढ़ भी लो। सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, टेस्टिंग एक्सेट्रा। आपके फोर ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, आपका जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो नया इन्फॉर्मेशन आया है, प्लस जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था ब्रेन का, इन तीनों चीज़ों को मिला के आपका एक डिसीजन बनता है। मैम इतना जब मैं करता हूँ तो मेरे हर डिसीजन गलत कैसे चले जाते हैं? ठीक है, डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है ये आपको समझ आता है, हमको तो नहीं आता मैम समझ। सेंसेशन इज फीलिंग, हाँ ये जो है ये भी आपके दिमाग के अलग तरीके से, मतलब अलग जगह से आता है। ठीक है, कि मतलब आपने खाना खा लिया,
मुझे भूख नहीं लगती, अगर आप भी उस सिंड्रोम से पीड़ित हो कि जिसको सोने के बाद नींद नहीं आती, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, ये सारे सिंड्रोम का कारण आपके फोर ब्रेन है, जो आपको ये बताता है कि अब तूने बहुत खा लिया भाई, अब मत खाना। ठीक है, चलो एक बार ये भी पढ़ लो। ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये जो है आपका हाइपोथैलेमस है, दिस पर्टिकुलर ग्रीन वाला एरिया। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है आपका ब्रेन में, ठीक है। पॉन्स होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम। ये जो तीनों चीजें हैं ना, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम, ये तीनों आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और ये जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जो है आपके फोर ब्रेन का पार्ट है, ऐसे समझ लो, एक्स्ट्रा नहीं समझा रही कुछ, ये आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। आपका ये जो ब्रेन होता है ना, इसके कलर में थोड़ा ये ले लेती हूँ, यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है ना बच्चों, क्या बनाया है मैम, दिख भी नहीं रहा, ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है ना बच्चों, इसको आप ऐसे समझो, दीज आर मेनिंजेस। मेनिंजेस, मेनिंजेस क्या होती है बच्चों, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन, प्रोटेक्टिव लेयर्स। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट मैं ये बता रही थी, प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ब्रेन होते हैं, ये 3 होते हैं, 3 इन नंबर्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों आपके स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की, ठीक है। हम आपका फोर ब्रेन कवर कर चुके हैं, जिसमें 3 इन नंबर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शॉक ऑफ एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्प्शन, शॉक एब्जॉर्प्शन। शॉक किस तरीके से, मान लो कि कोई ऐसी सडन चीज हो गई, ठीक है, जैसे आप वो करते हो ना, बहुत करते हो ऐसे, दीवार के पीछे छुप के अपने दोस्त को बहु ऐसे करते हो ना, तो वो जो अगर बहुत ज्यादा अगर शॉक हो जाता है ना, तो आपका ये जो ब्रेन है उसको डैमेज हो सकता है, ठीक है। अगर स्टिमुलस बहुत स्ट्रांग है अगर और डिफेक्टिव है, तो आपके ब्रेन को है वो हार्म कर सकती है। तो ये जो आपके मेनिंजेस है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। प्लस इसके भी बाहर बच्चों आपका एक और कवरिंग होता है, जो है आपका स्कल। स्कल, स्कल आपका एक बोनी मतलब आपका बोनी स्कल होता है, बोन से बना होता है, और ये क्या करता है, आपको ये हार्ड कवरिंग देता है। इतने प्रोटेक्शन के बाद भी आपका दिमाग काम नहीं करता, सोचो, ये ऐसा दिखता है, ये रियल इमेज है, ठीक है, रियल इमेज ऑफ ब्रेन। पता है बच्चों, मैंने एक बात सुनी थी रिसेंटली, सो आई थॉट व्हाई शुडंट आई शेयर इट विथ यू, कि जो लोग बहुत मेडिटेट करते हैं ना, उन लोगों की ये जो कर्विंग्स है ना, ये आपको ब्रेन में जो कर्विंग्स होती है वो बढ़ जाती है। और मैंने ये भी सुना है कि साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि आप जितना ज़्यादा थिंक करते हो, मतलब ओवर थिंकिंग की बात नहीं होती है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, आपके न्यूरॉन्स है वो अलग डायरेक्शन में इम्पल्स देने लगते हैं, और कुछ होता है, दिस इज न्यूरो साइंस। एंड मैं भी सीखूंगी कभी ना कभी तो, कि किस तरीके से अपने ब्रेन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके, ठीक है, आप भी ज़रूर सीखिएगा। ओके, सो मिड ब्रेन, इसका बस एक ही काम है, ये कनेक्शन करता है, ये हमारे जो टावर है, रेसिडेंस है उसके, वो आंटियां हैं जो इधर की बात उधर पहुंचाती है। मिड ब्रेन क्या करता है, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है। बहुत सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस जो होते हैं वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है कराते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, सलाइवेशन है, वॉमिटिंग, ये तीनों चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका हाइंड ब्रेन, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, इसको हम सिर्फ मेड्यूला भी कहते हैं। सेरेबेलम, नॉट सेरेब्रम, सेरेबेलम जो ये आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके प्रिसीजन इन वॉलेंटरी एक्शंस, जैसे मेंटेनिंग ऑफ बॉडी पोस्चर, बैलेंस ऑफ द बॉडी एक्सेट्रा। इस पे जो है PYQ है कि कौन सा पार्ट ब्रेन का आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, तो उसका आंसर आपका सेरेबेलम है। सो डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज नीड्स केयरफुल प्रोटेक्शन। किस तरीके से प्रोटेक्शन होता है ये बता दिया। बोनी बॉक्स जिसको हम लोग स्कल कहते हैं, और जब वो ब्रेन के हिस्से को कवर करता है तो हम उसे क्रेनियम कहते हैं। कंटेन्ड इन फ्लूइड फील्ड बलून विच इज फर्दर फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन, ये आपके मेनिंजेस की बात कर रहा है बच्चों, जो 3 लेयर की मेनिंजेस मैंने आपको बताई, ठीक है। इफ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, ये जो है आपका फील हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है जो आपके बैकबोन को यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मैंने वर्टिब्रल कॉलम दिखाया भी था लाइव प्रोसेसेस में, ठीक है। सो फार
न्यूरॉन्स टिश्यू कॉजेज एक्शन, किस तरीके से एक्शन होता है. So far we have been talking about nervous tissue and how it collects information, sends it around the body, processes information and makes decisions based on information, conveys the decision of to muscle. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बस पढ़ लेना. एनिमल मसल मूव कैसे होता है. एक्चुअली क्या होता है बच्चों, आपका ये जो मसल फाइबर है ना, मैंने आपको जो पीछे दिखाया था, जो कि इस तरीके का होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. मतलब आपके मसल में दो प्रोटीन्स होते हैं. मूवमेंट ऑफ सेल्यूलर लेवल ऑफ मसल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगी. ये आपकी 11th में है, अलग से पूरा चैप्टर है जिसमें आप लोग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हो. अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं. बस ऐसे समझ लो कि मस्कुलर जो फाइबर है उसके जो सेल्स हैं वो बड़े और छोटे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा फाइबर बड़ा और छोटा हो सकता है. चेंज देयर शेप, द आंसर मस्ट लाई इन केमिस्ट्री ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स. ये जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, तो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे. स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं. प्रोटीन के नाम आप चाहो तो मैं बता सकती हूँ, एक्टिन एंड मायोसिन. मसल्स के प्रोटीन को एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, और ये रिस्पॉन्स देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू. अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन्स इन मसल और शॉर्टर इन फॉर्म. ठीक है, ये बस अरेंजमेंट होता है. मसल्स जो है, मतलब जो प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं. उसी की वजह से आपका पूरा मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स कर सकता है. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ लेते हैं आओ बच्चों. एनिमल्स के पास तो नर्वस सिस्टम होता है, प्लांट्स ये चीज़ कैसे करेंगे. इवन प्लांट्स वांट राइट. ठीक है, क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, वो आपको थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट शो करते हैं. थिग्मोट्रॉफिक क्या होता है बच्चों, मैंने उसको टच किया और उसके लीव्स बंद हो गए, वो उसका खुद का एक, वो अपने खुद की प्रोटेक्शन के लिए करता है बेसिकली. आप उसको टच करते हो, उसके लीव्स को बंद कर देता है. ठीक है, ये टच मी नॉट प्लांट के ऊपर PYQ आया हुआ है, इसको कर लेना. इसको या तो आप छुई मुई कह सकते हो, ठीक है, टच मी नॉट कह सकते हो, या फिर मिमोसा फैमिली से ये बिलोंग करता है. तीनों ही नाम पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, बस इसमें इतना ही पढ़ना था. नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, वो मूवमेंट शो नहीं कर सकता, इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, बस लीव जो है बंद हो रही है. अदर हैंड डायरेक्शनल, हाँ बस ये कहना चाहता है कि प्लांट जो है या तो ग्रोथ के फॉर्म में मूवमेंट शो कर सकता है, या फिर कुछ ट्रॉफिक मूवमेंट्स वो शो करता है. किस तरीके से करता है ये हम लोग पढ़ते हैं. इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसे होता है स्टिमुलस में प्लांट में, इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है. द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव एंड इट्स लीव इन रिस्पॉन्स टू टच, जो आपने देख लिया मिमोसा वाले में, मिमोसा फैमिली के चुई मुई प्लांट में या फिर टच मी नॉट प्लांट में. इसमें कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता है, ना ही कोई मसल इन्वॉल्व होता है. सिर्फ क्या होता है, जैसे हमारे मसल फाइबर, जैसा मैंने आपको समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूवमेंट शो करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके प्लांट जो है, मैंने आपको गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ाया था आपके स्टोमेटा में. ठीक है, स्टोमेटा वाले हिस्सा में मैंने आपको गार्ड सेल के वक्त बताया था कि प्लांट जो है पूरे अपने लीव्स में डिफ्यूजन करता रहता है पानी का इधर उधर. तो जहाँ उसे प्लांट को खोल देना है तो वहाँ पे वो स्वेलिंग कर देगा, और जहाँ पे उसे प्लांट को बंद करना है वहाँ पे वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, डिटेक्ट टच एंड हाउ दिस लीव्स मूव टू रिस्पॉन्स, किस तरीके से होता है आओ देखो. जहाँ पे प्लांट को एग्जैक्टली टच किया जाता है, व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, इट्स अपेरेंट मूवमेंट हैपेंस ऑन द पॉइंट ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ पॉइंट ऑफ टच. इन्फॉर्मेशन टच हैज अकर्ड टू बी कम्युनिकेटेड. ये जो इन्फॉर्मेशन जैसे हमारे अंदर होता है, सेंसरी न्यूरॉन जो है उसे कम्युनिकेट करते हैं ब्रेन तक, इनके अंदर भी वो जो है इंटरनली, मतलब सेल टू सेल ये चीज़ कम्युनिकेट होती है. जो है ये हार्मोन्स का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स करते हैं कन्वे करने के लिए इन्फॉर्मेशन सेल टू सेल. ठीक है, अनलाइक एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन कंडक्शन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न कर लेना. सम सेल्स मस्ट चेंज देयर शेप. ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें मैं पढ़ इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत चला जाएगा. मैं बस इतना समझा देना चाहती हूँ आपको कि जैसे हमारे अंदर तो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों होता है बच्चों. ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलरली बात शुरू हो रही है ना, अब धीरे धीरे न्यूरल से एंडोक्राइन में जा रही है. अब प्लांट के एंडोक्राइन की बात है, फिर एनिमल के एंडोक्राइन सिस्टम की बात, देन योर चैप्टर इज डन. ठीक है, सो प्लांट का एंडोक्राइन सिस्टम ये बता रहा है कि किस तरीके से हार्मोन रिलीज होते हैं कुछ पर्टिकुलर प्लेस पे, सेल टू सेल जो है कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, टारगेट होता है इन हार्मोन्स का. फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो पढ़ा ना टच मी नॉट प्लांट, तो टच मी नॉट प्लांट में किस तरीके से उसे पता चला कि यहाँ पे टच हुआ है, तो कुछ हार्मोन्स जो है वहाँ पे टारगेट सेल पे जाते हैं और बताते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, तो अपना जो लीव्स है उसे बंद कर ले. ठीक है, ये देखो, ये मैंने ये बताना चाहती थी. मसल सेल जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, प्लांट सेल जो होते हैं वो चेंज करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू डिफ्यूजन इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग. ये भी मैंने आपको बता दिया. एंड देयरफॉर चेंजिंग देयर शेप्स. आई एम अ गुड टीचर, आई एम जस्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ के कारण जो मूवमेंट आती है अब उसकी बात कर रहे हैं. अभी जो मैंने बात की ना,
वो एक डायरेक्ट स्टिमुलाई के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड होता है उसकी बात थी, ठीक है। वो हार्मोन्स के थ्रू होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ये समझो कि ग्रोथ के लिए किस तरीके से होता है। आपने टेंड्रिल्स देखी है? आई डोंट नो आपके इंग्लिश के सिलेबस में ऐसा कोई चैप्टर है या नहीं बच्चों। मेरे इंग्लिश के सिलेबस में ऐसा एक चैप्टर था जिसमें एक हाथी के बारे में बताया गया था जो कि सिर्फ टेंड्रिल खाता है। अगर आपको वो चैप्टर याद है ना तो कमेंट डाउन करो मेरे इस वीडियो पे, तो मुझे भी याद आ जाएगा, मैं भी उसे दोबारा पढ़ूंगी, ठीक है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाइंब करना पड़ता है उनको। उनकी स्टेम जो है अगर वीक होती है ना तो वो क्या करते हैं, अगर बाजू में कोई सपोर्ट है तो उसके आसपास जो है उसको रोल कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरा प्लांट है और उसके बाजू में ये सपोर्ट है, तो यहाँ से ना एक कर्लिंग टेंड्रिल यूज होगी, वो जो इसके आसपास जो है वाइंड अप हो जाएगी, जो प्लांट को सीधा रहने में हेल्प करेगी, ठीक है। एक तो पी प्लांट में होते हैं ये टेंड्रिल्स, ठीक है। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, बहुत सेंसिटिव होते हैं एकदम, तुरंत तुरंत ही टूट जाते हैं। आपने जो वीड्स भी अगर उगते होंगे ना आपके घर पे या कहीं गार्डन में या लॉन में, तो उनमें आपको टेंड्रिल्स आसानी से दिख जाती है। The part of tendril in contact to object does not grow rapidly and the part of tendril away from the object grows. क्या बोल रहा है ये कि मान लो कि यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है, प्लांट का सपोर्ट जो जिसको टच करके वो जो है ग्रो करने वाला है, ये मेरा प्लांट है। अब टेंड्रिल जो है ना, अगर मान लो ये टेंड्रिल ऐसे इसको पूरा रोल करेगी तो ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, जो प्लांट की तरफ वाला है, ये ग्रो करेगा, ये वाला हिस्सा ग्रो नहीं करेगा, नो ग्रोथ। जो प्लांट की साइड वाला हिस्सा है वो ग्रो करेगा। ये जो है सर्कल कर देता है उस ऑब्जेक्ट के आसपास उस टेंड्रिल को, ठीक है। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपीयर्स प्लांट्स इज मूविंग। जैसे टेंड्रिल में आपने देखा कि प्लांट की तरफ जो टेंड्रिल का हिस्सा था वो ग्रो कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा प्लांट जो है वो खींचा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट की तरफ, बट प्लांट जो है मूवमेंट नहीं करता, वो टेंड्रिल के हिसाब से अपने आप को उस तरफ खिंचवा लेता है, ठीक है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट, ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें क्या क्या स्टिमुलाई हो सकती है मैं बता देती हूँ आपको बिना पढ़े, कि एक तो लाइट होती है, ग्रेविटी होती है, पानी होता है, टच होता है और केमिकल होता है। इन हम लोग कुछ ट्रॉफिज्म के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि प्लांट किस तरीके से मूवमेंट शो करता है इन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ठीक है, प्लांट जो है बच्चों वो ऐसे डायरेक्टली ग्रोथ मतलब ऐसा मूवमेंट शो नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, अगर उसे लाइट चाहिए तो वो लाइट की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा, अगर उसे ग्रेविटी चाहिए तो वो ग्रेविटी की तरफ मूव करना मतलब ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये सब कैसे होता है ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट, मूवमेंट, मूवमेंट नहीं है मैम, मूवमेंट है, मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट। तो ये जो है दो तरीके का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव कौन शो करता है बच्चों, स्टेम, ठीक है, प्लस लीव्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स, ठीक है। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म आपके रूट्स शो करते हैं। नेगेटिव यानी कि लाइट की डायरेक्शन से उल्टे जाना, रूट्स नीचे ग्रो होते हैं, लाइट तो ऊपर है, ऊपर ऊपर है लाइट तो, ठीक है। सो स्टेम टूवर्ड्स लाइट जा रहा है, रूट्स जो है नीचे जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म यानी कि टूवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रोथ टूवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रोथ भी लिखी दूं, ग्रोथ। प्लांट के लिए ना बच्चों ग्रोथ ही एकमात्र रास्ता है मूवमेंट शो करने का, ग्रोथ टूवर्ड्स ग्रेविटी। इसमें भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका जो स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, स्टेम, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ तो रूट्स ग्रो करते हैं, स्टेम तो ऊपर उगता है आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट, और पॉजिटिव जो है वो रूट्स शो करते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी ग्रोथ और मूवमेंट, इसमें भी ग्रोथ और मूवमेंट है हर जगह, ऊपर भी फोटोट्रॉपिज्म में और नीचे भी मतलब जियोट्रॉपिज्म में। लिख नहीं रही हूँ हर चीज, मैं अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ग्रोथ या मूवमेंट लिख ही देती हूँ। टूवर्ड्स वाटर, इसमें क्या होता है ना बच्चों, अगर जैसे रूट्स है यहाँ पे, इस तरीके से मान लो प्लांट के रूट्स हैं, यहाँ पे अगर पानी का सोर्स है, वाटर सोर्स, ब्लू कलर से बनाते हैं आपको ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में दिखेगा। यहाँ पे मेरे पानी का सोर्स है वाटर,
तो ये मेरे जो रूट्स हैं ये इस तरीके से ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, इस तरफ टूवर्ड्स वाटर, ठीक है। और थिग्मोट्रोपिज्म रिस्पॉन्ड या फिर ग्रोथ इन रिस्पॉन्ड टू टच। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है आपका ये टेंड्रिल। अच्छा टेंड्रिल रहने दो, आपका ये रख लो, आपका वो मिमोसा फैमिली वाला था ना, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। ओके, कीमोट्रोपिज्म क्या होता है मेरा, केमिकल रिस्पॉन्ड टू अ केमिकल, रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स केमिकल, केमिकल या फिर ग्रोथ टूवर्ड्स केमिकल, या फिर ग्रोथ टूवर्ड्स केमिकल। इसका कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों पोलन ट्यूब। जब आपका पोलन ग्रेन जो होता है प्लांट का वो लाई करता है आपकी पोलन आपकी स्टिग्मा पे, ठीक है। जो पोलन ग्रेन है यानी कि मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का, वो बैठता है आपके फीमेल के पार्ट पे यानी कि स्टिग्मा पे, तो एक पोलन ट्यूब जो है ग्रो करती है। एक्चुअली मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो जाओगे। पोलन ट्यूब लिख दो, पोलन ट्यूब ग्रोइंग। अभी मेरा मोटिव है आपको कुछ भी करके लर्न करा के 95 प्लस स्कोर कराने का। टूवर्ड्स स्टिग्मा, टूवर्ड्स नहीं, इनसाइड स्टिग्मा मान लो। पोलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर होती है। ये जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स है ये स्लोअर होती है, ठीक है। प्लांट आप जानते हो ग्रो करने में जो है देरी करता है। आपने फोटोट्रोपिज्म तो देखा ही होगा, अगर आपने बाकी कोई ट्रोपिज्म नहीं देखा है तो। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करना स्टेम का, तो आप जानते हो उसमें तो देर लगती ही है। जो तुरंत रिस्पॉन्स है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, वो हॉर्मोन्स के थ्रू होता है। एनिमल बॉडीज में देर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन ग्रोथ। हमारे जो फिंगर्स हैं आर्म से पर्टिकुलरली ही ग्रो करते हैं। अगर ये मेरा हाथ ऐसे दिखता है तो मतलब इसी तरीके से उसे ग्रो करना था। ऐसा नहीं है कि मेरी 5 उंगली बड़ी रह गई और एक आधी उंगली छोटी रह गई है, वो रिटार्डेड ग्रोथ माना जाता है। मेरा जो बॉडी का डायरेक्शन है वो फिक्स रहना चाहिए, सर्टेन डायरेक्शन में ग्रो होना चाहिए। हैफेजैडली नहीं होना चाहिए, मतलब इधर उधर कोई अनइवन ग्रोथ नहीं होना चाहिए। कंट्रोल मूवमेंट होती है स्लो और फास्ट, ठीक है। मेरे बॉडी की मूवमेंट कंट्रोल होती है या तो स्लो या तो फास्ट। इफ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, information transfer must happen very quickly. For this, medium of transmission must be able to move rapidly. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एक्सेलेंट मीन्स है फॉर दिस। मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है फास्टर होती है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के क्या जो है लिमिटेशंस हैं। एक तो ये कि आपका न्यूरॉन पर्टिकुलर टिश्यू से कनेक्टेड है, हर एक सेल से कनेक्टेड नहीं है। जैसे आपने बड़ा इफेक्टर मसल था आपके उस रिफ्लेक्स आर्क में, तो उसी से न्यूरॉन कनेक्टेड है ना, हर एक मसल फाइबर से तो कनेक्टेड नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सेंस में अगर मान लो मुझे पूरे के पूरे हर एक सेल को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो किस मीडियम से मैं वो कर सकती हूँ, तो उस मीडियम का नाम है बच्चों, अब जो है आपके हॉर्मोन्स की जो है इंट्रोडक्शन हो रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम अब आ रहा है। दे विल नॉट रीच ईच सेल, ये है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बारे में। आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू एंड नॉट एवरी सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा क्या कारण है भाई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है इज जनरेटेड इन सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट मैकेनिज्म एट जनरेट एंड ट्रांसमिट न्यू इम्पल्स। हाँ, जैसे एक इम्पल्स बन गई, ठीक है, मेरे बॉडी में, उसने समझ लिया एक इन्फॉर्मेशन उसने गैदर की, उसके प्रति उसने रिस्पॉन्ड किया। अब जब तुरंत मुझे दूसरी इम्पल्स लानी है तो अब लोचा हो जाएगा। मैंने आपने पढ़ा ना आगे कि थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो कॉम्प्लेक्सिटी है तो तुरंत थोड़ी एक के बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, टाइम लगता है भाई दूसरी इंपल्स के प्रति रिएक्ट करने के लिए। सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एक तो ये हो गया कि हर एक सेल से कनेक्टेड नहीं है, दूसरा ये हो गया कि थोड़ा सा स्लोअर प्रोसेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये जो है क्या क्या बोल रही थी मैं, अरे ये आपके साथ होता है क्या कभी एक शब्द जो है भूल जाते हो? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इम्पल्स, पूरे लेक्चर में 800 बार इम्पल्स बोल चुकी हूँ, फिर भी माई ब्रेन हैज स्टॉप्ड ब्रेनिंग नाउ, ठीक है। इम्पल्स के बारे में मैं बोल रही थी बच्चों कि इम्पल्स जो है उसे एक इम्पल्स के बाद तुरंत दूसरी इम्पल्स जो है नहीं बन सकती है।
No wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication. यही chemical communication आपके hormones होते हैं. Instead of generating electrical impulses, stimulated cells can release chemical compound. जहाँ पे जिस सेल्स पे, मान लो ये स्किन की सेल्स है, यहाँ पे कुछ स्टिमुलस आया है तो उतने सेल्स जो है रिएक्ट बैक कर दे. This compound would diffuse all around the original cell. If other cells around this means detect the compound using special molecule surfaces, they would able to recognize the information and transmit it. ये देखो एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम में ये फर्क होता है कि आपके जो न्यूरल सिस्टम है ना, वो पर्टिकुलरली बेस्ड है सिर्फ न्यूरॉन्स के लिए. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास तो हो रही है बच्चों, लेकिन सिर्फ न्यूरॉन्स के थ्रू. यहाँ पे कैसा हो रहा है कि मान लो ये मेरा सेल 1 है, यहाँ पे कोई स्टिमुलाई आई किसी केमिकल मीन्स के थ्रू, तो इसने आजू बाजू जितने सेल्स थे ना सबके पास जो है अपनी इंफॉर्मेशन दे दी. ये आपकी वो ग्रुप की वो सदस्य है जिसके पेट में कोई बात पचती नहीं है, इस एक को आप बता दोगे तो आपके ग्रुप में डायरेक्टली आप सब तक बात पहुंच जाएगी. This will be slower of course because it is potentially reach all the cells in body. न्यूरल सिस्टम में जो है इम्पल्स जो है तुरंत, अगर जैसे जो रिफ्लेक्स आर्क की बात करनी है तो वो न्यूरल सिस्टम ज़्यादा अच्छे से कर सकता है एज कम्पेयर टू योर एंडोक्राइन सिस्टम, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शंस, एंड इट कैन बी डन स्टेडिली एंड परसिस्टेंटली. मुझे न्यूरल कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए न्यूरॉन्स की ज़रूरत नहीं है. एंडोक्राइन सिस्टम से मैं हर एक सेल के प्रति जो है इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ. हम भेदभाव नहीं करते. भले ही हमारे न्यूरॉन जो है वो ऐसे सेल्स हैं जो एक बार अगर डैमेज हो गए तो दोबारा बन नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम भेदभाव नहीं करते. हमको ऐसा नहीं है कि भाई ये तो भाई स्टमक का सेल है, ये पुराना हो गया, ये नया सेल है, इसको भाव दे दो. हम एंडोक्राइन है भाई, हम वैसा नहीं करते. हमारे अगर एक सेल में इंफॉर्मेशन आती है, हमारे पेट में कोई बात पचती नहीं है और हम जो है सबको हर चीज़ बता देते हैं. ठीक है. दीज कंपाउंड्स और हॉर्मोन्स, अब इन्होंने नाम एग्जैक्टली ले ही लिया हॉर्मोन्स करके. अब तक ये लोग कब से केमिकल कंपाउंड्स कह रहे थे, अब इन्होंने एट द एंड नाम ले लिया हॉर्मोन्स. आर यूज्ड बाय मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, शो ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी वुड एक्सपेक्ट. एंड देखो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास दिमाग तो नहीं होता जैसे कि आप. ठीक है. लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एंडोक्राइन सिस्टम ज़रूर होता है. स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म करता है, तो मतलब हॉर्मोन्स भी होते होंगे, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो उसको रिएक्ट करने में मदद करते होंगे. डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट. छोटा सा पार्ट रह गया है, आपके प्लांट हार्मोन आएंगे, फिर एनिमल हार्मोन आएंगे. जल्दी से वाइंड अप करते हैं चैप्टर को. ठीक है. They are synthesized at the places away from where they act simply diffuse to the area of action. इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको टेंड्रिल का एग्जांपल दिया ना बच्चों, कि अगर जैसे उसे एक मान लो कि बाजू में कोई सपोर्ट रखा है, उसके प्रति जब उसे ग्रो करना है तो वो क्या करेगी कि ये मेरी टेंड्रिल है, ये अगर मेरे प्लांट वाली साइड है तो वो यहाँ से ग्रो करेगी, ना कि यहाँ से. उसकी टिप से ग्रो नहीं करेगी, उस तरफ से ग्रो करेगी जहाँ पे वो प्लांट की साइड है. ठीक है. यही बस बता रहा है कि प्लांट में जो है हार्मोन किस तरीके से होते हैं. सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें चाहिए. कहाँ से कैसे मिलती है ये लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा दिया. दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए होता है. और जब ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ ही तो ओनली मीन्स है ना प्लांट के लिए कोऑर्डिनेट करने का. इसके अलावा प्लांट में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. इसको हम लोग नाम देते हैं हॉर्मोन्स को फाइटो हॉर्मोन्स. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों. ठीक है. प्लांट हॉर्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इन प्लांट्स. हमारे अंदर भी हॉर्मोन्स जो है ना कम अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं. जब ज़रूरत होती है सेल में तो वो वहाँ जाके वर्क कर देते हैं. जिब्रेलिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं, एब्सिसिक एसिड होता है और इथाइलिन होता है. These hormones are produced in almost all parts of plant and they are transmitted to various part of plant. ठीक है. सेल थ्रू ही होते हैं ये ट्रांसमिट. केमिकल है ना, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं तो ये सेल टू सेल ही पास होते हैं. दे एक्ट सिनर्जेटिकली और इंडिविजुअली. ठीक है. ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं थी. रोल ऑफ डिफरेंट हार्मोन कैन बी कॉम्प्लीमेंटरी और एंटागोनिस्टिक. कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब एंटागोनिस्टिकली मतलब वो इस तरीके से वर्क करते हैं. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अगर जैसे दो
दो हार्मोन्स है, जैसे मान लो आपका ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, दोनों ही जो है ग्रोथ कर रहे हैं। एंटागोनिस्टिक क्या होता है कि ऑक्सिन तो ग्रोथ करवा रहा है, लेकिन जो मेरा एब्सिसिक एसिड है ना, वो तो ग्रोथ को तोड़ रहा है, यानी कि रिटार्ड कर रहा है। सो ये दो होते हैं हॉर्मोन्स। हाँ, दे कैन वर्क टुगेदर। ये जो आपका जो सेकंड पॉइंट नहीं पढ़ा था बच्चों आपने, कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की ये एक बात होती है कि एक इम्पल्स जनरेट हो गई तो दूसरी जनरेशन में उसे थोड़ा समय लगेगा। इसमें ऐसा नहीं होता, डिफरेंट हॉर्मोन्स जो है एक साथ वर्क कर सकते हैं। Hormones play an important role in the processes like vernalization, phototropism, germination, dormancy, etc. along with extrinsic factors. ठीक है, जब आपको प्लांट्स हार्मोन के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसी से शुरुआत करना, और उसके बाद जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। Synthetic plant hormones are exogenously applied to controlled crop production. जो आप फर्टिलाइजर डालते हो ना, कई बार वो हॉर्मोन्स रिच होता है। अगर मुझे प्लांट को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, ठीक है, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए मैं क्या करूँगी, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन वाला फर्टिलाइजर यूज़ करूँगी। अगर मुझे वीड्स को निकालना है तो मैं क्या करूँगी, एब्सिसिक एसिड वाला जो है फर्टिलाइजर यूज़ करूँगी। ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, क्योंकि मेरे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्लांट को बढ़ने में हेल्प करते हैं। इनहिबिटर्स, एब्सिसिक एसिड है, ये ग्रोथ को रिटार्ड करता है। दोनों काम जो है आपका इथाइलिन करता है। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। ऑक्सिन क्या होता है बच्चों, प्लांट डिटेक्ट्स सनलाइट, जैसे मान लो प्लांट ने जो है सनलाइट डिटेक्ट की, ऑक्सिन जो है सिक्रीट करता है शूट टिप्स पे। बताती हूँ कैसे, अभी वेट। ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड, ठीक है, समझो, मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझा देती हूँ। आसान सा टॉपिक है, हार्मोन्स को इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। मान लो ये मेरे सूरत दादा है, कहाँ है मैम, ये है मेरे सूरत दादा, इस तरीके से दिख रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो है मेरी यहाँ पे मान लो ये मेरी प्लांट के स्टेम है। अब जो ऑक्सिन होता है ना बच्चों, आपका ऑक्सिन इस पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करता है, आपकी टिप पे वर्क नहीं करता। ये क्या करेगा, यहाँ पे शेड होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे लाइट है तो उसके ऑपोजिट साइड शेड होगा बच्चों। तो ये जो है यहाँ पे ग्रो करेगा और प्लांट को इस तरफ ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा समझो, अगर प्लांट जो है, क्यों होता है ऐसा बच्चों, थोड़ा सा लॉजिकली समझना इस चीज को। अगर प्लांट की टिप ग्रो करती रहेगी तो पीछे का हिस्सा तो छोटा रह जाएगा ना, क्योंकि गर्थ भी तो मेंटेन करनी है। ग्रोथ अगर यही इसी एरिया पे हुए जा रहा है तो सेल डिवीजन आगे आगे बढ़ता जा रहा है, प्लांट का जो स्टेम है वो टूट जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ऑक्सिन शेड वाले हिस्से पे मतलब शेड वाले हिस्से पे वर्क करता है, यहाँ पे सेल डिवीजन कराता है। और जैसे मान लो यहाँ पे कुछ सेल्स थे, अब वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नए सेल्स आ गए, अब ये भी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नए सेल्स आ गए। इस तरीके से ऑक्सिन जो है काम करता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों आपका, ये बताती हूँ, सनफ्लावर। इसका जो फेस है ना, वो अपने सन की तरफ ऐसे मोड़ लेता है, ऐसे मोड़ लेता है, ऐसे मोड़ लेता है। ठीक है, शेड की तरफ जो है ऑक्सिन वर्क करता है, ऑक्सिन वर्क्स। ये एक ग्रोथ प्रमोटिंग आपका है, क्या है, हार्मोन। ठीक है, जिब्रेलिन्स क्या है, ऑल्सो हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये जो है आपका, ये अगर मान लो ऐसा आपका स्टेम है ना बच्चों, तो ये जो गर्थ मेंटेन करते हैं। ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है, टिप पे पाया जाता है, ये भी लिख लो साथ में। ऑक्सिन जो है प्रेजेंट एट टिप, और जिब्रेलिन जो है वो ग्रोथ करवाता है आपके स्टेम की, तो वो स्टेम में प्रेजेंट होता है। क्या आपको ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री लग रहे हैं? ऑक्सिन और जिब्रेलिन आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लग रहे? दोनों मिलके ग्रोथ का काम कर रहे हैं, दोनों का एक ही लक्ष्य है, हम सबका मकसद एक है। छीन दबाक डमडम कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। वीडियो के बाहर मुझे पक्का यकीन है खुद किसी बच्चे ने तो जरूर बोला होगा, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही। हम सबका मकसद एक है, मतलब ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का मकसद एक है, ग्रोथ डेवलप कराना। और ग्रोथ सिर्फ जो है आपका सेल डिवीजन से ही हो सकता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, दे प्रमोट सेल डिवीजन, सेम ही चीज तो लिखी है मैं। प्रेजेंट मोस्टली इन ग्रोइंग एरियाज लाइक फ्रूट, सीड्स एंड फ्लावर्स। देखो अलग अलग जगह पे वर्क करते हैं। ऑक्सिन जो है आपके शूट और रूट की, सिर्फ शूट नहीं, शूट एंड रूट की टिप्स पे वर्क करते हैं, टिप्स को ग्रो कराते हैं शेडी एरियाज से। ठीक है, जिब्रेलिन आपके गर्थ में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टेम में।
ठीक है, और रूट के भी गर्थ में प्रेजेंट होते हैं। प्लस ये जो साइटोकाइनिन है ये ग्रोइंग एरियाज में होते हैं, जहाँ पे सीड्स हैं, जहाँ पे फ्लावर्स हैं, जहाँ पे फ्रूट्स उगते हैं, नए नए जहाँ पे ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है ना, वहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन चाहिए होता है। ठीक है, मान लो एक नया फ्रूट बनाना है मुझे, तो वहाँ पे तो ज़्यादा सेल डिवीजन चाहिए होगा, तो वहाँ पे साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। तीनों हार्मोन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टॉप करता है ग्रोथ को विथ येलोइंग ऑफ लीफ। आपने देखा होगा कि ये एक लीफ है मान लो, ठीक है, तो इसका ये एरिया अगर कुछ कुछ एरिया ग्रीन होता है, कुछ कुछ एरिया जो है येलो होने लगता है। ये जो येलोइंग है ये एब्सिसिक एसिड कराता है। ठीक है, ये बेसिकली मर्डर करता है। देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है उसका अगर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित ही होती है। तो ये एब्सिसिक एसिड है ना, ये वो वाला हिस्सा है जो मृत्यु को निश्चित कराता है। ठीक है, इथाइलिन जो है ये दोनों का काम करता है, ये जन्म भी देता है और ये मृत्यु भी कराता है। ये क्या होता है कि ये राइपनिंग में काम करता है। राइपनिंग कैसे, आपने सुना होगा कि अगर आप मैंगोज लाते हो घर पे, एक आधा अगर पक जाता है ना, तो आपकी मम्मी बोलती है कि उसको बाकी जो कच्चे हैं उसके बीच में रख दो, बाकी सारे पक जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका पका हुआ फ्रूट होता है ना बच्चों, वो इथाइलिन गैस रिलीज करता है जो आसपास के सारे मैंगोज को पका देता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक सड़ा हुआ मैंगो बीच में रखते हो तो वो भी इथाइलिन गैस रिलीज करता है, और सड़ा हुआ मैंगो ज्यादा इथाइलिन गैस रिलीज करता है जो आजू बाजू सारे मैंगोज को सड़ा देता है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर जो इथाइलिन गैस जो है ना, ये फ्रूट और फ्लावर दोनों के लिए वर्क करता है और उसे राइपनिंग करता है, बट इसका जो फोकस होता है वो राइपनिंग में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसी के ग्रोथ के लिए। सो राइपनिंग मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ करा दो, इतना ज़्यादा उस चीज़ को राइपन कर दो कि शायद एट द एंड वो सड़ ही जाए। तो इसका फोकस ज़्यादा उसमें रहता है, तो ये कई बार जो है आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, ओके। A group of endocrine glands which produce at various hormones forms the endocrine system। इसको हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही ये बनते हैं, और ये ब्लड से कैरी होते हैं एंड थ्रू आउट द बॉडी बाय बॉडी नहीं, सेल बाय सेल कर दो, थ्रू आउट द बॉडी सेल बाय सेल। बॉडी बाय बॉडी क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी थोड़ी जाता है, बॉडी सेल बाय सेल। दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन्स एंड टारगेट ऑर्गन्स। ठीक है, ये जो ग्लैंड है आपके अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जो आपके अलग अलग तरीके से फंक्शंस करते हैं। एक तो आपका होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में ना डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स यानी कि ट्यूब्स, वो ट्यूब्स जहाँ से इंफॉर्मेशन आप भेज सकते हो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। इसमें डक्ट्स नहीं होती, वेसल्स नहीं होती हैं, आपके डायरेक्टली जो ब्लड है उसी के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन सेल टू सेल जो है कम्युनिकेट की जाती है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स। और आपको याद हो अगर सलाइवरी अमाइलेज की बात की थी मैंने, सलाइवरी अमाइलेज आपका जो रिलीज होता है आपके सलाइवरी ग्लैंड से, तो सलाइवरी ग्लैंड्स आपका एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में ना वेसल्स होते हैं, वेसल्स रिलीज करते हैं सलाइवा आपके माउथ में। थक गई। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और आज जितने भी ग्लैंड मैं आगे पढ़ाऊंगी वो सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बच्चों, मिक्स्ड ग्लैंड, जो कि एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल है पेनक्रियास, ये मिक्स्ड तरीके का ग्लैंड होता है। जैसे आपका इथाइलिन था ना बच्चों कि वो ग्रोथ भी कराता है और उसको रिटार्ड भी कराता है, बिल्कुल ये भी दो मुंही सांप है, ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। इस पेनक्रियास के कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है, ठीक है, जो डक्ट से अपनी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, और कुछ जो पार्ट है इस पेनक्रियास का वो एंडोक्राइन है, वो सेल टू सेल आपकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। इसको पढ़ लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका डिवीजन है ग्लैंड्स का। सो कुछ इस तरीके के आपके ग्लैंड्स दिखते हैं। अगर जो ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट है बच्चों तो उस ग्लैंड को आप लोग बोलोगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर कोई गले में प्रेजेंट है तो वो आपका थायराइड हो गया। और थायराइड ग्लैंड के पीछे, इसके जो पीछे है
वो एक पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है दैट इज योर एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ पे पैनक्रियाज है जो कि एक हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है। ये आपकी ओवरी है और ये टेस्टिस। सो इन चलो आओ हम इन सब ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसको आप जाने दो। फीमेल में ओवरी एंड मेल में टेस्टिस, ओके। सो आओ बच्चों जल्दी से आपका चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लेते हैं। आपका ह्यूमन हॉर्मोन्स, दिस इज द लास्ट पार्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो लास्ट पार्ट पूरा सुन के जाएंगे। यू गाइस डेफिनेटली डिजर्व 95 एंड 97 एंड यू नो अनइमेजिनेबल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस पर्टिकुलर चैनल पे ऐसा ऐसा कंटेंट दूंगी ना मैं आपको जो रोक ही नहीं सकता आपको कुछ भी करने से, ठीक है। आपको अगर बोर्ड में आपने ठान लिया है ना अगर कि साइंस पे लाने हैं, मतलब लाने हैं 95 या 100 मार्क्स, तो वो आपको इस चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। सो जस्ट बिलीव इन मी, ओके। सो सबसे पहला ग्लैंड आपका होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। बच्चों इस ग्लैंड को आप लोग मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हो। वो कहते हैं ना कि चलो छोड़ो अभी टाइम नहीं है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी जो है ना इसको आप लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हो। ध्यान से समझना आप जो मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि आपका पहले हम लोग पिट्यूटरी पढ़ते हैं फिर हाइपोथैलेमस, ज्यादा समझ आएगा। पिट्यूटरी जो आपका ग्लैंड है ना वो सारे दूसरे ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड डिसाइड करता है कि कब आपका थायरॉक्सिन रिलीज होगा। पिट्यूटरी डिसाइड करता है कि कब आपके दूसरे जो इम्पोर्टेंट जितने भी आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, चाहे थायरॉक्सिन हो, फिर पैराथ्रोन हो, या फिर आपका कैल्सिटोसिन हो, या फिर आपका एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स हो। ऐसा मत देखो मेरी तरफ कि मैं पहली बार ये नाम सुन रहे हो, ये आपके एनसीईआरटी में है बच्चों। तो ये सारे जो हार्मोन्स है ना ये कितने अमाउंट में कब रिलीज होंगे ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड डिसाइड करता है, क्यों? तो इसीलिए हम इसको मास्टर कहते हैं। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी के रिलीज को, इसीलिए हम इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज डैश, या फिर ट्रू और फॉल्स में कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आप उसको फॉल्स लिख के आओगे। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस को ट्रू लिख के आ जाओगे। सो ये रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, ये रेगुलेट करता है एक्शन को पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका मास्टर ग्लैंड होता है। ये इसका पहला हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ग्रोथ को। ये ग्रो करता है आपके मसल्स और आपके बोन्स को, और ग्रोथ हार्मोन को हम लोग GH से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। ये आपका लव हार्मोन है। लव सुन के ही मेरा जो दिल दिमाग है वो अब जाग चुका है, और मैं अब और भी कंसंट्रेशन के साथ इस पर्टिकुलर चीज़ को सुनने वाला हूँ। लव हार्मोन यानी कि किसी अपोजिट जेंडर को देख के जो आपके मन में ये जो तितलियां उड़ती है, मन में जो लड्डू फूटते हैं, वो आपके इस ऑक्सीटोसिन लेवल के ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होते हैं। आपने मेरे साथ साइंस पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप प्रपोज करने जाओगे किसी को तो इस तरीके से प्रपोज करना कि आफ्टर सीइंग यू माय हार्ट बीट इंक्रीज्ड एंड माय ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज्ड टू, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि सामने वाले को एक तो समझ नहीं आएगा कि आपने बोला क्या है, ठीक है, और ये हो जाएगा कि आप बच जाओगे थप्पड़ खाने से। इस एज पे अगर ये सब करोगे तो थप्पड़ ही खाना है एट द एंड। ये रिलीज करवाता है मिल्क को ड्यूरिंग लैक्टेशन। जब एक प्रेगनेंसी के बाद वुमेन जब मिल्क प्रोड्यूस करती है अपने मेमोरी ग्लैंड से, तो वहां से मिल्क का सिक्रीशन आपका ऑक्सीटोसिन कराता है। रेगुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग, ठीक है। क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है तब यूट्रस जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो भी ये जो है आपका ऑक्सीटोसिन कराता है। तीसरा जो है वेसोप्रेसिन, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में ना इनडायरेक्ट वे में इन सारे हार्मोन्स के बारे में बताया है, मैंने बस आपको नाम बता दिया है। जैसे आप क्रेनियल नर्व्स अब तक पढ़ते आ रहे थे ना, आपको आज मुझसे पढ़ के पता चला कि जो ब्रेन से जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं उसे क्रेनियम, और उससे जो निकल रही नर्व्स को हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। आपको आज मुझसे पढ़ के ये पता चला कि ये जो इतने टाइम से ये जो प्रोटेक्टिव लेयर की बात कर रहा है ना, कि जो आपका शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे मेनिंजिस कहते हैं। बस उसी तरीके से ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी है, मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ आपको ताकि आपके लिए और आसान हो जाए, ठीक है। वेसोप्रेसिन क्या करता है? रेगुलेट करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। किस तरीके से करता है बच्चों? आपको याद है किडनी,
किडनी क्या करती है कि अगर मतलब कितना पानी जाना चाहिए बॉडी से या कितने इलेक्ट्रोलाइट्स जाने चाहिए, ये किडनी डिसाइड करती है। तो वैसोप्रेसिन किडनी पे काम करता है, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स जो लॉस हो रहे हैं तो उसे भी वापस ले लेता है, ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो उसे भी वापस ले लेता है। ठीक है, पिट्यूटरी एक और ग्लैंड रिलीज करती है, दैट इज योर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, फंक्शनिंग ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, ये जो है मिल्क बनाता है। प्रोलैक्टिन PRO से याद रख लो, प्रोड्यूस, किस चीज को प्रोड्यूस करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और जो ऑक्सीटोसिन था वो रिलीज कराता है मिल्क को। ठीक है, एक और ट्रॉफिक हार्मोन्स जो हैं रेगुलेट करते हैं सिक्रीशन बाकी ग्लैंड्स को, जो मैंने आपको बता दिया कि थायरॉक्सिन हो जाए, कोई भी हार्मोन हो जाए, कितना कब कहाँ रिलीज होगा, ये आपका पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो डिसाइड करता है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड पे आते हैं, ये आपका थायरॉक्सिन रिलीज करता है, जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और प्रोटीन को आपकी बॉडी में। दूसरा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है वो है कैल्सिटोसिन, कंट्रोल्स फॉस्फोरस एंड कैल्शियम बैलेंस। ये बेसिकली जो है कैल्शियम लेवल को बॉडी में बढ़ा देता है। कैल्शियम लेवल कब बढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो कैल्शियम लेवल ना, अगर किसी कभी बोन को जरूरत पड़ गया कैल्शियम के लिए या किसी और चीज के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ गई, तो कैल्शियम लेवल को बॉडी में बढ़ाने के लिए आपका कैल्सिटोसिन होता है। ठीक है, पैरेथाइरॉयड हार्मोन पैरेथ्रोन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें अगेन मैंने सेम चीज लिखी है, कैल्शियम और फॉस्फोरस बैलेंस को। ये जो है कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है बेसिकली। अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज अगर याद नहीं होता जाने दो बच्चों, कोई बात नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, चीजें थोड़ी सी नई हो सकती है, लेकिन मैंने जो एनसीईआरटी में लिखा है वही मैंने आपको बस नाम के साथ बता दिया और कुछ मैंने खुद से नहीं डाला। ठीक है, थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन दोनों मिलके कैल्शियम लेवल को जो है बैलेंस करते हैं। एड्रीनल दो होते हैं, 2 इन नंबर्स। ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं जो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स को। अगेन थायरॉक्सिन भी करता था, वो दोनों मिलके जो पर्टिकुलर काम करते हैं। ठीक है, देखो हमेशा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसी एक चीज के थ्रू नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको आगे डिसीजन बनाना सिखाया ना, उसी के डिसीजन कैसे होता है कि कुछ नई स्टिमुलाई आई, कुछ पुराने मेरे मेमोरीज थे, सब कुछ मिला के, उसी तरीके से हॉर्मोन्स भी कोई एक अकेला काम नहीं करता। ऐसे सोचो, अगर एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिकॉइड्स रिलीज कर रहा है, तो अब पिट्यूटरी फंक्शन में आएगा ना, पिट्यूटरी ने ही तो बोला होगा एड्रीनल को कि अब तू भाई रिलीज कर, इस हार्मोन की जरूरत है मेरी बॉडी में, मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट फैट्स जो है उसे बढ़ाने या घटाने की जरूरत है। तो ऐसा समझ लो कि ये जो दोनों टाइप के अलग अलग हार्मोन है ना, ये एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। एक चीज जो है वो हार्मोन को बढ़ाता है, मतलब मान लो जैसे अभी अपने थायरॉक्सिन और पैरेथ्रोन का पढ़ा ना बच्चों, कि एक जो है कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, दूसरा कैल्शियम लेवल को घटाता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अलग अलग चीजें बॉडी में, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, वाइटामिन्स हो, कुछ चीजें उनको बढ़ाती हैं, कुछ चीजें उन्हें घटाती हैं। बॉडी को जब जिस बैलेंस की जरूरत होती है, ये सारे हॉर्मोन्स मिलकर उन्हें देते हैं। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सब चीजें आपका कराता है। दूसरा एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनालिन, जो रेगुलेट करता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को। वेसोडाइलेशन इज समथिंग न्यू फॉर यू। वेसोडाइलेशन क्या होता है, जैसे मान लो शेर वाला एग्जाम्पल ही कंटिन्यू करते हैं। शेर को देख के भाई मैं तो ऐसे हक्का बक्का रह गई। अब क्या हुआ ना कि ज्यादा देखने के लिए, ज्यादा एरिया कवर करने के लिए मेरी आंखें ऐसे बड़ी हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो मेरा हो गया कि आई को रेगुलेट किया कि आंखें बड़ी हो गई। फिर क्या होगा कि मेरी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मेरी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, जिससे मेरी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अब देखो बच्चों, जैसे ही हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपको नहीं लगता कि आर्टरीज को थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए? उन्हीं वेसल्स को डायलेट करना यानी कि वेसोडाइलेशन कहते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन जब कभी भी रिलीज होता है तो आपकी जो वेसल्स हैं वो थोड़ी सी खुल जाती हैं, जिसकी वजह से अगर हार्ट रेट ज्यादा है तो आपकी जो वेसल्स हैं वो टूट ना जाए आपकी ब्लड को फ्लो कराते वक्त। ठीक है, इट इज एज इजी एज दैट। पेनक्रियास क्या करता है बच्चों, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों रिलीज करता है। ये दोनों भी जो है एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, गोनिस्टिक है। क्या करता है गोनिस्टिक, आपको शायद इनसे ज्यादा समझ आए। एंटागोनिस्ट क्या होता, गोनिस्टिक क्या होता है, ये लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल को और ये बढ़ा देता है। ठीक है, जब मेरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, मान लो मैं फास्टिंग कर रही हूँ तो मेरी बॉडी में शुगर तो चाहिए। आपको याद है रेस्पिरेशन में मैंने सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ाया था लाइफ प्रोसेसेस के वक्त, जहां बोला था कि किस तरीके से आपका ग्लूकोज टूट के एनर्जी बनाता है। मान लो आप कुछ खा ही नहीं रहे हो तो ग्लूकोज ही नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ना बॉडी में, वो जो है आपकी ब्लड में दे देगा। अब उस ग्लूकोज को आप यूज करोगे। इंसुलिन में क्या होता है बच्चों, इंसुलिन जो है अगर आपकी बॉडी ने कुछ ज्यादा खा लिया है, अगर बहुत ज्यादा
आपका ग्लूकोज आ गया है, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को जमा कर करके ग्लूकागॉन बना देता है। आपको याद हो ये भी लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है, जहाँ आप ये पढ़ते थे कि प्लांट में जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल है वो स्टार्च की तरह स्टोर होता है, और आपका जो ये एनिमल्स में वो ग्लूकागॉन की तरह स्टोर होता है। ठीक है, सो दिस इज डन। टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। ये मेल में जो है सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाते हैं। जैसे आपकी टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है वो इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, प्लस जो लड़कों की आवाज़ जो है वो लो पिच्ड हो जाती है, यानी कि मोटी हो जाती है, और जो लड़कों की जो बियर्ड्स आ जाती है, मुस्टैच आ जाती है, ये सब भी जो है लड़कों में ये टेस्टिस या फिर टेस्टोस्टेरोन कराता है। ओवरीज क्या करती है, एस्ट्रोजन रिलीज करती है। ये क्या करती है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स और सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी। फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन की जो पूरी साइकिल होती है वो जो है, जिसको आप पीरियड्स कहते हो बेसिकली, वो रेगुलेट करता है एस्ट्रोजन, प्लस एक और हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन ओवरी का। ये दोनों मिलके मेंस्ट्रुएशन को हैंडल करते हैं। प्लस ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, दैट इज फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, प्लस आपकी और भी कुछ चीज़ें फीमेल में जो है डेवलप होती हैं। ये सारी सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं वो फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलके कराते हैं। ठीक है, एक और कॉमन चीज़ मान लो, एक मेल और फीमेल में कॉमन चीज़ ये होती है कि आर्मपिट्स में हेयर आ जाना और आपके जो सेक्सुअल पार्ट्स है उसमें हेयर का आ जाना, ये भी आपकी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ की, जो आपके सेक्सुअल हार्मोन्स करवाते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सो ये हो गई। लड़कियों में एक और चीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि जो आवाज़ है हाई पिच्ड हो जाती है, तीखी आवाज़ हो जाती है, मोटी नहीं होती, तीखी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका एस्ट्रोजन कराता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। प्रोजेस्टेरॉन के और भी फंक्शन है जो मैंने नहीं लिखे। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में पूछा गया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रीटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज। मान लो अगर किसी में ग्रोथ हार्मोन कुछ ज़्यादा ही रिलीज हो गया तो वो कितना लंबा हो जाएगा, या फिर ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत कम सिक्रीट हुआ तो क्या होगा। उस पर्टिकुलर केस में हमें प्रिसाइज क्वांटिटी हार्मोन की चाहिए, बिकॉज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन आर हार्मफुल, इसीलिए हार्मोन हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दिस कैन बी डन। This timing and amount of hormone released at various body glands are controlled by feedback mechanism. Feedback mechanism control करता है amount of hormone जो कि particular site पे release होंगे। हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच मील, शुगर लेवल जो है ब्लड का इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे जो पैनक्रियाज है उसे डिटेक्ट कर देते हैं और उसके रिस्पॉन्ड में जो है सिक्रीट कर देते हैं इंसुलिन को। अभी अभी मैंने बताया कि वो किस तरीके से ग्लूकोज को जो है ग्लूकागॉन में, सॉरी नॉट ग्लूकागॉन, ग्लाइकोजन, आई वॉज रॉन्ग, ग्लूकागॉन तो अलग होता है, ग्लाइकोजन में जो वो है वो लोग स्टोर कर देते हैं। ठीक है, सही बोल रही हूँ हाँ मैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है, हाँ अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो। ये जो है डिसीज़ के बारे में पढ़ा रही हूँ बच्चों, डिसीज़ के बारे में ना क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से मैंने एक आधा PYQ देखा था तो मैंने सोचा कि मैं ले आऊँ आपके लिए। थायराइड ग्लैंड ना जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, आयोडीन उसके लिए ज़रूरी होता है। आपने सुना होगा देश का नमक टाटा नमक, जिसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में है। ठीक है, सो आयोडीन क्या करता है, इट इज़ नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड। थायराइड क्या करता है, कैल्शियम लेवल को अप एंड डाउन करते रहता है। तो अगर सोचो अगर थायराइड ग्लैंड ने काम करना बंद कर दिया, थायरॉक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स जो है वो मेंटेन करता है। अगर थायरॉक्सिन रिलीज होना बंद हो गया तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आयोडीन ज़रूरी है थायरॉक्सिन मतलब थायराइड ग्लैंड के लिए। ठीक है, सो इसीलिए आप ऐसा नमक खाते हो जिसमें आयोडीन की मात्रा एक पर्टिकुलर अमाउंट में हो। अगर ये डेफिशिएंट होता है ना डाइट में, अगर आपकी आयोडीन की कमी होती है डाइट में, तो क्या होता है, आपको एक बीमारी हो जाती है जिसे गॉइटर कहते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में आपका जो थायराइड ग्लैंड है पर्टिकुलरली मतलब प्रिसाइजली काम नहीं कर पाता, और इसका जो मेन सिम्टम है वो ये है कि आपका गला जो है वो फूल जाता है। स्वोलन एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ड्वार्फिज्म क्या होता है बच्चों, ये भी डिसीज का एक हिस्सा है। ड्वार्फिज्म में ना जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज मतलब कम रिलीज होता है, जितना होना चाहिए उससे कम होता है। मतलब जो बच्चे हैं ना वो छोटे रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं। बोना होना मतलब देखो एक पर्टिकुलर रेंज होती है हाइट की, उससे अगर बहुत छोटे हो मतलब आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, आपका जो नॉर्मल बॉडी है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है,
आपके हाथ पैर सब छोटे रह जा रहे हैं, तो उसे हम लोग ड्वार्फिज्म कहते हैं। आपने एक लड़की देखी होगी जो इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसे फेमस हुई है, जो बहुत बहुत छोटी है, ठीक है, लड़की तो नहीं, आंटी ही है वो, लेकिन उनकी हाइट इतनी ज़्यादा छोटी है कि आप उनको एक बोना मान सकते हो, उसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। दिस इज एक टाइप ऑफ बीमारी जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो है बहुत कम रिलीज हुआ है। दूसरा है गाइगेंटिज्म या जाइजेंटिज्म। इसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो है कुछ ज़्यादा ही रिलीज कर जाता है, इससे आपके जो है एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों के ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो तो हाइट ही बढ़े। टांगों की जगह अगर मान लो हाथों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया तो हाथ लंबे रह गए, हाथ ऐसे लंबे रह गए, टांगे छोटी रह गई। एबनॉर्मल ग्रोथ भी इससे देखने को मिल सकता है, कुछ हाथ, एक राइट हैंड लंबा हो गया, लेफ्ट हैंड छोटा रह गया, ऐसा भी हो सकता है। और एक था लास्ट आपका डायबिटीज, सुन के जाओ, डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है बच्चों, ब्लड शुगर लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल जो है आपका हद से ज़्यादा जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, उसे डायबिटीज़ हम लोग कहते हैं। बस इतना ही याद करना था। सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑलमोस्ट 55 सब्सक्राइबर्स एंड माई हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ टू ऑल दोज न्यू स्टूडेंट। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी एंड ऑल दो स्टफ, लेकिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब किया एंड मुझे अच्छे फीडबैक्स भी मिल रहे हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी डे एंड आई प्रॉमिस यू मैं अपना पूरे एफर्ट्स डालूंगी आपको 95 प्लस स्कोर करवाने के। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है, मुझ पर ट्रस्ट करना है एंड ट्रस्ट में अगर इतनी अच्छी स्लाइड्स बना सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। थैंक्स अ लॉट।